स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया था? तो इसका सही आंसर है 685 करोड़ रुपए का। सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी के जन्म के 150वीं वर्षगांठ पर ग्रामीण भारत में 1.96 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित लागत से लगभग 1.2 करोड़ शौचालय बनाने का अपना लक्ष्य रखा, जिससे खुले में शौच मुक्त भारत को लक्ष्य को हासिल किया जा सके। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो इसका सही आंसर वो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन इसकी विविध शुरुआत 1881 में रिपेन के काल में हुआ था। तभी से प्रत्येक 10 वर्ष पर एक नियमित जनगणना वो कराई जाती है। वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई वो हमारी 15वीं जनगणना संपन्न हुई थी और इसके अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को जारी किए गए थे। किसी देश अथवा किसी भी क्षेत्र में लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना एवं उससे रिकॉर्ड करना वो जनगणना या सेंसस कहलाती है। जनगणना वैसे तो 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश पूरे देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। वर्ष 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व वो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर थी। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि एक वर्ग किलोमीटर में औसतन निवासियों की जो संख्या होती है उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो उत्तर प्रदेश का जिला है वो गाजियाबाद है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला वो ललितपुर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। तो इसका सही आंसर वो डी यानी कि 70 लीटर प्रति व्यक्ति। तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम यानी कि नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल विहीन या आरंभिक सुविधाओं वाले से खराब गुणवत्ता के पेयजल वाले बस्तियों में पेयजल की आपूर्ति करना सुनिश्चित किया गया। पानी की उपलब्धता जितनी जरूरत होगी उतनी ही कराई जाएगी। वैसे यह अनुमान लगाया गया कि पीने के लिए एवं अन्य घरेलू उपयोगों के लिए औसतन 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की जरूरत होती है। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल और 75 जिलों में विभाजित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा सी। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय। तो इसका सही आंसर हमारा है नागरीय औद्योगिक संपादों में। सामाजिक वानिकी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कि खाली पड़े स्थानों पे फलदार वृक्ष लगाना है, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की भी वृद्धि हो सके। राष्ट्रीय ग्रामीण आयोग ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा है, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फॉर्म वानिकी। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में ईंधन, चारा लकड़ी और छोटे मोटे वन उत्पादकों की पूर्ति करने वाले पेड़ लगाने के कार्यक्रम के लिए सामाजिक वानिकी शब्द का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार को उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन की रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है जो प्रतिदिन 220 रुपए के संवैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर उसको सार्वजनिक कार्यक्रम शुरू में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके वो मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है?
तो आपको बता दें कि देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद जो है चौथा स्थान आता है। जबकि अगर जनसंख्या के आधार पर हम देखें, जो 2011 की इकोनॉमिक सेंसस हुआ था उसके आधार पर अगर देखा जाए तो जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम स्थान होता है। तो इसका आंसर होगा चौथा, यानी कि ए। अगला क्वेश्चन, 9वीं पंचवर्षीय योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? आय थी लगभग 20,000 रुपये है और बीपीएल का पूर्ण रूप होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। भारत सरकार ने इससे मार्ग को देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए निर्धारित किया था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 18 जुलाई 1951 को संसद में पहली पंचवर्षीय योजना की प्रस्तुति किया था। 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी और 2017 में 12वीं अंतिम पंचवर्षीय योजना हुई। देश की 11वीं पंचवर्षीय योजना, क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे सफल पंचवर्षीय योजना थी? तो देश की 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी जो 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक थी, ये सबसे सफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। पहले इन योजनाओं का नियंत्रण जो है, लेखा जोखा जो है योजना आयोग के पास था, लेकिन अब इसे नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 को की गई थी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत के वाराणसी यानी कि मुगल सराय क्षेत्र में डीजल लोकोमोटर वर्क्स यानी कि DLW भारतीय रेलवे के स्वामित्व वाली एक उत्पादक इकाई है जो डीजल, इलेक्ट्रॉनिक इंजन और इसके अतिरिक्त पुर्जों का निर्माण करती है। सन 1961 में स्थापित DLW ने 3 साल बाद यानी कि 3 जनवरी 1964 को अपनी पहली लोकोमोटर इंजन उतारा था। अगस्त 1961 में डीजल विद्युत रेलवे इंजन निर्माण हेतु एल्को अमेरिका के सहयोग से डीजल रेल इंजन कारखानों की स्थापना की गई थी। जनवरी 1964 में प्रथम रेल इंजन का निर्माण कर राष्ट्र को समर्पित किया गया था। क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश राज्य भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? उत्तर प्रांत के गवर्नर ने 13 दिसंबर 1945 का यह अधिनियम पेश किया था। इसका मेन मकसद क्या था? इस अधिनियम का राजस्व भू नियंत्रण अधिनियम क्या? इसका मेन नियंत्रण था कि ईंट खेतों और भट्ठों के लिए जो भूमि का उपयोग होता है उसका विनिमयीकरण किया है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि इससे जो मुख्य सड़कों से सटे जो क्षेत्र हैं उन पर नियंत्रण रखा जा सके। इसलिए ये कानून बनाया गया था। इससे ये हुआ कि इसकी खुदाई, अनियमित खुदाई को रोका जाए और अगर अनियमित खुदाई होगी तो इससे मलेरिया के मच्छर फैलेंगे, उनका प्रजनन स्थल बन जाएगा। उसके अलावा इस जमीन को समतल करके उपयोगी भूमि बनाना काफ़ी महंगा पड़ेगा, इसलिए ये कानून सन 1945 में लाया गया था।